हेलो फ्रेंड्स, सीटेट के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक इतिहास का चैप्टर फर्स्ट प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे रीड कर रही हूँ। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों या शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने विशेष टॉपिक रहेगा, उसको रिपीट करते रहूँगे। जैसे यहाँ पर आखेटक, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी हो गया, पुरोहित हो गया, शिल्पकार हो गया या कलाकार या संगीतकार या फिर वैज्ञानिक ही क्यों ना हो। उन सब के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास से जानकारियाँ हासिल करनी पड़ती है, जिनसे इतिहास से हमें जानकारी मिलती है। जैसे बच्चों के खिलौने हो या कहानियाँ हो, इन सब के बारे में भी हमें इतिहास से पता चलता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते थे, हमारे माइंड पर या हमारे दिमाग पर क्वेश्चन आता है कि लोग कहाँ रहते थे, पहले लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर मानचित्र 1 में दिया हुआ है नर्मदा घाटी, इसको देखना है। पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद मानचित्र देखेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अगर बात करें नदी के किनारे में लोग कब से रह रहे हैं, तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। या रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अब हमें जानना है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। बात करें उत्तर पश्चिम और सुलेमान किरतर पहाड़ियाँ, जहाँ पर लोग 8000 वर्ष पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्हें भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। कौन से पशु? भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। ये लोग पहले कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ को पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखिए, कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे कहाँ है? विंध्य के उत्तर में स्थित है। जैसे यहाँ पर विंध्य के उत्तर, देखिए विंध्य के उत्तर में इधर है, यूपी साइड, विंध्य के उत्तर में। जैसे ये हमारा विंध्य पहाड़ियाँ हो गया, इधर में कृषि होती थी, इस साइड में कृषि होती थी। तो हम लोग सोन नदी, नर्मदा नदी देख रहे हैं। देख, किरथर है, किरथर, सुलेमान है, ये सुलेमान है, किरथर है,
यहाँ पर नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है। इस तरह से मानचित्र में दिया हुआ है। फिर से एक बार अच्छा सा देख लेते हैं, इसके बाद में हम फिर पैसेज पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग को ये सुलेमान हो गया, ये काबुल नदी हो गया, ये किरतर हो गया, ये सिंधु नदी हो गया, ये राजस्थान में थार मरुस्थल है। ये देखिए जमुना नदी, चंबल नदी, ये गंगा नदी, ये हिमालय है, ये झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, ये सब सिंधु नदी के सहायक नदी है। अगर गंगा नदी की बात करें तो जमुना नदी, चंबल नदी, फिर आपका इधर सोन नदी, ये सब गंगा नदी का सहायक नदी है। इधर सतपुड़ा है, ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, महानदी है, गोदावरी, दक्कन, कृष्णा नदी, पश्चिमी घाट, तुंगभद्रा, पेन्नार नदी, पूर्वी घाट, कावेरी नदी, ये सारी नदियां हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने के लिए कहा गया था, तो ये बता चुके हम। देखिए यहाँ पर मानचित्र साइड में दिया हुआ है दक्षिण एशिया, मानचित्र 1 का दक्षिण एशिया। आधुनिक भारत जिसे हम भारत बोलते हैं, आधुनिक भारत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि ये सारी पड़ोसी देश, जो भारत के पड़ोसी देश, ये दक्षिण एशिया में आते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों या पहाड़ी भाग बोले या पर्वत भाग बोले, इन सब बड़े होने के कारण, इन सब ज़्यादा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले। देखिए सहायक नदी के साथ जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। लगभग ये नदी कब से शुरू, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे नगर फले थे। इसके सहायक नदियों के किनारे, जैसे गंगा के सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए सिंधु नदी के किनारे नगर का विकास 4700 वर्ष पूर्व हुआ था और गंगा नदी और उसके सहायक नदी के किनारे लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। हम लोग पहले क्या पढ़े थे यहाँ पर, नर्मदा नदी के सामने जो गांव जो बसे थे लोग, जहाँ पर लोग बसे थे वो गांव में बसे थे। लेकिन जैसे यहाँ पर कई लाख वर्ष पहले जब लोग बसे थे तो उस जगह गांव में बसे थे। लेकिन यहाँ सिंधु नदी की बात करें तो लोग नगरों में बसे और फले फूले भी। गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाने के लिए कहा गया है, तो ये भी पता लगा चुके हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। पहले इसको मगध कहा जाता था, अभी वर्तमान में बिहार कहा जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए चाहती थी। इसके व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और जैसे धार्मिक गुरु लोग क्या करते थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव तक, यानी एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग
आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखना है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो पहाड़ी, पर्वत और समुद्र होते हैं किसी भी जगह या किसी उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अगर देश के नाम की बात करें तो ये देश का नाम कहाँ से आया होगा, क्यों यह नाम रखा गया होगा, तो इन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने इंडस में ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष देखिए, ये इंडिया शब्द कहाँ से आया, ये इंडिया किसने कहा, सबसे पहले किसने कहा था, क्यों कहा था, ये सब जानना है। तो इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस या ईरान और यूनान का अगर पता लगाना है तो अपने एटलस में पता लगा सकते हैं ईरान और यूनान का। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी लोग जो सिंधु के लोग थे उसको हिदोस, मतलब सिंधु के स्थान को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो सिंधु का स्थान था उसको हिदोस अथवा इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित जो नदी है उसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। देखिए, भारत नाम का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे उस समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अगर अतीत के बारे में जानें तो कैसे जानेंगे? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। देखिए, ये जो पुस्तक है हाथ से लिखे जाते थे, और इसी पुस्तक को हाथ से लिखे जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, जो अंग्रेजी में पांडुलिपि का प्रयोग होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द यानी मेनू जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे जाते थे। देखिए, ये हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाला पौधा होता है, जो भुर्ज नामक एक पेड़ होता है, उससे लिखा जाता था, उसके छाल से लिखा जाता था। ताड़पत्रों से बनी, इस साइड में लिखा हुआ है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं। ये जो भुर्ज छाल से बना हुआ एक पांडुलिपि इसी तरह हम देख सकते हैं। देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। देखिए, इतने वर्षों पहले कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तो कुछ नष्ट हो गए, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में जो पांडुलिपियाँ मिली हमें मंदिर और विहारों में मिली है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों या राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जो राजाओं के जीवन होते थे, जो औषधि होते थे, जो विज्ञान होते थे, जो धार्मिक मान्यता होते हैं, जो व्यवहार होते थे,
उन सब का ज्ञान हमें मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ क्या क्या है, महाकाव्य, कविता और नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। अन्य क्या है, प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे, आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम अभिलेखों का भी चाहे तो अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए। ऐसे लेख जो होते थे, जो पत्थर और अपेक्षाकृत मतलब कठोर धातु होते थे, उसमें लिखे जाते थे। उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रचा करते थे। देखिए यह साइड में लिखा हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पूर्व। यह वर्तमान में कहाँ है, अफगानिस्तान के कंधार से, अफगानिस्तान के कंधार जगह से मिला हुआ है। अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जो लिपि बनती है वो अक्षर अथवा संकेत से बनी होती है। बात करें लिपि की, तो लिपि हम किससे बनती है, अक्षर अथवा संकेत से बनती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामैक नामक, देखिए ये अभिलेख कौन सी भाषा में मिलता है, ये कौन सी लिपि में, तो यूनानी तथा अरामैक लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या हम बता सकते हैं कि कठोर सतहों पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती थी। आप सोच सकते हैं इसमें से क्या क्या कठिनाई आती होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो अतीत में बने हुए वस्तु थे उनका प्रयोग करते थे। ऐसे वस्तु का प्रयोग जो अतीत में बने हुए हैं, अतीत से बने हुए मिले हैं, उन सब का जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। जो अतीत में मिले हुए वस्तु हैं जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। देखिए इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर या पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त मात्र। ये जो देखिए हम आपको ये बाएं साइड में है, ये कब का है, 4700 वर्ष पूर्व का। और इस तरह के सिक्का जो ये दाहिना साइड में है, इस तरह का सिक्का ये 2500 वर्ष पूर्व का है। ये 4700 वर्ष पूर्व का है, ये 2500 वर्ष पूर्व का है। देखिए हमारे द्वारा आज प्रयोग में जो सिक्का आता है ये काफ़ी भिन्न है उस टाइम से। देखिए आज का सिक्का गोल होता है, लेकिन पहले आयताकार होता था। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं, जानवर होते हैं, जो चिड़िया होते हैं, जो मछलियां होते हैं, उन सारे की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो वनस्पति का अवशेष होता है वो काफ़ी मुश्किल से बच पाता है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, अगर बात करें अन्न का दाना हो या लकड़ी का टुकड़ा, अगर वो जले हुए मिलते हैं तो जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं, उसका शेष यानी राख मिलता है।
क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ज़रा पता लगा सकते हैं आप। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो पांडुलिपि होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, जो पुरातत्व से ज्ञान मिलता है, उनका जो स्रोत है, स्रोत शब्द का जो प्रयोग करते हैं इतिहासकार, उन्हें कहते हैं। जैसे पांडुलिपि हो गया, जो अभिलेख हो गया, जो पुरातत्व हो गया, उन सब की जानकारियों से जो स्रोत प्राप्त करता है उसको क्या कहेंगे? इतिहासकार। उन्हें इतिहासकार कहते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से जो जानकारी मिला है, जो उनके स्रोत मिला है, तो उन सब का अध्ययन करता है, तो उससे क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर हेडलाइन कर लेती हूँ, देखिए आप, ये आपको हेडलाइन करना बड़ी ज़रूरी होता है। पुरातत्व, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारी इतिहासकार प्रायः स्रोतों का, इन्हें अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ये तो बात पता चल गया। स्रोत की प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। जब देखिए, स्रोत का पढ़ना या अध्ययन करना ये काफ़ी आवश्यक बन जाता है, ये काफ़ी जरूरी बन जाता है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, हम इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह, अगर पुरातत्व की बात करें तो उन जासूसों की तरह होते हैं जो स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार एक जासूस किसी भी सुराग को देख के या पहचान करके या खोज करके अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, किसी दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, अगर बात करें अतीत एक है या अनेक है, तो क्या हमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिए हैं। तो यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य कि वो ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में भी मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, देखिए हम लोग तो तिथियों का क्या मतलब है। अगर कोई हमसे तिथि के विषय में पूछे तो हम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई वर्ष बताएंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म की तिथि से की जाती है। जो तिथि हमें मिला है, जो तिथि हमें प्राप्त हुआ है, यह कहाँ से मिला है? ये ईसा मसीह की जन्म की तिथि से की जाती है, वहाँ से गणना की जाती है। वो अर्थात 2000 वर्ष पकड़ने का था, तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को आरंभिक बिंदु मानते हुए